हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवंगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष और मगध साम्राज्य पे शासन करने वाले वंश, है ना। इससे पहले हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, महाजनपद काल के बारे में देखा था, और वो वीडियो को आप लोगों के बीच बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता चले। ये बहुत नया चैनल है ना, इसलिए ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जैसे जैसे लोग इसमें जुड़ते जाएंगे वैसे ही मैं और भी सब्जेक्ट को लेकर आप लोगों के बीच वीडियो लेकर आते रहूँगी और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करवाते रहूँगी, क्योंकि अभी इसमें लोग बहुत कम जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं एमसीक्यूज़ नहीं करवा रही हूँ। लेकिन वो एमसीक्यूज़ भी बहुत अच्छे होंगे, स्टैंडर्ड के होंगे, और ये बिल्कुल फ्री होगा। मैं सारे सब्जेक्ट आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छे तरीके से, यूनिक तरीके से आप लोगों के बीच पेश करते रहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है वो मगध साम्राज्य के ऊपर होगा। कैसे मगध साम्राज्य जो है वो इन 16 महाजनपदों के बीच से उभर कर सामने आया, क्यों इसी का विकास हुआ, क्या ऐसी इसके पास परिस्थितियां थी, कैसे इसमें जो वंश है किन वंशों ने इन पर शासन किया, इसके जो शासक थे वो कैसे थे, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, आज फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे 16 महाजनपद थे, वो भारत में किस किस क्षेत्र पर थे, है ना। 2 भारत से बाहर थे और 14 जो है वो भारत में थे। तो किस किस जगह पे थे, ठीक है, उनमें से एक था मगध, है ना। तो मगध के पास ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से जो मगध का विकास है अन्य जनपदों की तुलना में, अन्य महाजनपदों की तुलना में बहुत तीव्र गति से हुआ। जैसे कि देखिए, मगध है, मगध जो था प्राकृतिक रूप से सुरक्षित जगह पे था। जो उसकी राजधानी थी, आरंभिक राजधानी थी, जो गिरिब्रज थी, राजगृह थी, है ना। तो वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश था, है ना। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। तो वहाँ पे कोई भी शत्रु जो है हमला करने से पहले सोचता, है ना। मतलब वो सुरक्षित था, उन्हें अपनी रक्षा करने की ज़्यादा चिंता नहीं थी, ठीक है। एक तो जो राजगृह था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरा, अगर पाटलिपुत्र की बात करूँ तो वो नदियों के किनारे अवस्थित था, सभी तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, गंगा, सोन, ठीक है। तो इन नदियों से घिरा हुआ होने के कारण भी वो सुरक्षित था, है ना। तो पहले तो इसके पास सुरक्षा बहुत अच्छी थी, ठीक है। इन्हें अपने डिफेंस करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो दूसरों पर हमला करने के बारे में सोच सकते थे, अपने ऊपर रक्षा करने के अलावा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, है ना। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, महाजनपदों का उदय हुआ था, है ना। तो महाजनपद काल में जो लोहा था वो सभी जनपदों के पास तो था, लेकिन जो सर्वाधिक रूप से अगर लोहे के बात करूं तो वो आपके जो मगध के आसपास का क्षेत्र है वहाँ मिलता था, है ना। तो लोहे की अधिकता के कारण क्या हुआ, इनके जो औजार हैं वो भी अच्छे किस्म के होने लगे, है ना। औजार अच्छे थे, ठीक है। अब देखिए, लोहे के औजार अच्छे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे नदियाँ, गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। गंगा की जो सहायक नदियां हैं, सोन नदी हो गई, है ना। तो इनके किनारे अवस्थित होने के कारण कहाँ, यहाँ पे क्या थी, जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी, जलोढ़ मिट्टी थी, है ना। बहुत उपजाऊ मिट्टी थी, यानी कृषि भी बहुत अच्छे तरीके से होने लगी। देखिए, आप लौह वाले में औजार से तो आप परिपूर्ण हैं ही, ठीक है। साथ में आपके पास क्या है, उपजाऊ मिट्टी है, आप कृषि भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कृषि क्या हो रही है, अधिशेष की स्थिति हो रही है। अधिशेष मतलब स्वयं के खाने के अलावा और भी जो अनाज है वो बच जा रहे हैं, जिसका आप व्यापार कर सकते हैं। यानी आपके पास व्यापार वाणिज्य की भी सुविधा है, यानी आप आर्थिक दृष्टि से क्या है, संपन्न है। तो मगध के पास ऐसी परिस्थितियां थी, उनका व्यापार अच्छा था, कृषि अधिशेष की स्थिति थी, सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित क्षेत्र में था, है ना। और क्या था कि यहाँ पे लोहे के भंडार के कारण जो है औजार भी थे वो उच्च किस्म के बनते थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। किसकी, हाथियों की, है ना। तो ये हस्ती सेना के लिए प्रसिद्ध थे, किसके लिए, हस्ती सेना, ठीक है। तो हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण
है ना। हस्ती सेना के कारण जो है जिससे भी युद्ध करते थे वे जीत जाते थे। और इसके अलावा यहाँ के जो शासक थे, जिन वंशों ने मगध पर शासन किया, उनके जो शासक थे वो बहुत पराक्रमी थे, है ना, बहुत शक्तिशाली थे, और इनका जो नेतृत्व क्षमता थी वो भी बहुत अच्छी थी। ये महत्वाकांक्षी थे, अपने क्षेत्र के विस्तार के, हमेशा साम्राज्य विस्तार की नीति के बारे में सोचते थे, है ना। तो इससे हुआ ऐसा कि जो ये सारी भौगोलिक परिस्थिति हो गई, चाहे आपका नदियों के किनारे का क्षेत्र हो, उपजाऊ मिट्टी हो, है ना, या फिर मैं कहूँ लोहे की प्रचुरता हो, ठीक है, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित स्थान पर हो, फिर हाथियों की बाहुल्यता, और उसके पास जो इन शासकों का जो महत्वाकांक्षा था, है ना, इन सभी परिस्थितियों ने मगध को अन्य जनपदों से आगे बढ़ाया और उत्कर्ष में मदद किया, सहयोग किया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे किन किन राजवंशों ने किस क्रम में मगध पर शासन किया, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसा पूछता है कि किन वंशों ने मगध पर शासन किया। ठीक है, देखिए एक प्रश्न के अकॉर्डिंग, एक जनश्रुति के अकॉर्डिंग, मतलब पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जो मगध साम्राज्य का स्थापना था वो बृहदत्त ने किया था। किसने किया था? बृहदत्त। ये बृहदत्त जो वंश था उसके संस्थापक थे बृहदत्त, और बृहदत्त ने ही मगध का जो है स्थापना किया था। ठीक है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें या फिर जो भी इतिहास की बुक देखते हैं, उसमें जो हमें पहला वंश देखने को मिलता है वो हर्यक वंश देखने को मिलता है। ठीक है, हर्यक वंश। लेकिन पुराणों में और एक आध प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा कि मगध की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है बृहदत्त। बृहदत्त जो है बृहदत्त वंश का था। ठीक है, और इसका पुत्र था जरासंध। ठीक है, जरासंध। तो जरासंध, ये जरासंध वही है, और ये बृहदत्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और इसे ही आप महाभारत अगर आपने देखा होगा तो कृष्ण के सहयोग से भीम ने इसका वध किया था। ठीक है, जरासंध को हराया था। जरासंध और भीम के बीच मल्ल युद्ध हुआ था, और इसके भी पद चिन्ह अभी भी आपको उस क्षेत्र में जाकर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिलहाल ये याद रखना है, जब अगर मगध साम्राज्य की बात है, मगध साम्राज्य की स्थापना की बात है, तो ऐसा पुराणों में और एक आध बार प्रश्न में पूछा गया है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बृहदत्त ने की। और इसी बृहदत्त वंश में जरासंध भी हुआ, जिसका भीम के साथ युद्ध हुआ था और भीम ने इसको पराजित किया था। ठीक है, तो जो अंतिम शासक था वो रिपुंजय था। तो आपको ये याद रखने तीनों नाम। ठीक है, बृहदत्त, जरासंध और रिपुंजय। लेकिन जो हम इतिहास की बुक्स देखते हैं या फिर वास्तविक रूप से देखते हैं, जो पहला हमें वंश देखने को मिलता है जो मगध साम्राज्य में, ठीक है, जो पहला वंश देखने को मिलता है वो हर्यक वंश है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंशों ने शासन किया, किस वंश मतलब किस क्रम में शासन किया, और इसके जो शासक हैं उनके भी क्रम को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसा पूछता है और आपको याद भी रखना। और ये बहुत अच्छे तरीके से छोटे से कहानी से और ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य के वंश। ठीक है, मगध साम्राज्य के वंशों का क्रम देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मगध है उसका उल्लेख हमें सबसे पहले अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। तो मगध का जो सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और इससे पहले जब मैंने महाजनपद काल पढ़ाया था तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो महाजनपद है उनको जानने के स्रोत क्या क्या है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में कैसे आपको 16 महाजनपदों की जो सूची मिलती है ना, तो मैं उसको यहाँ फिर से रिपीट नहीं करूँगी। आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उस लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद इसे देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं मगध साम्राज्य के जो वंश हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको बार बार पूछता है कि इसके जो क्रम है उसे जमाइए, या कौन सा वंश पहले आया था, है ना, तो आपको याद रखना है। और ये बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटे तरीके से ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं और कभी भी आप इसे नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो क्या है ट्रिक? पहले मैं आपको एक बार इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आपको ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए जो मगध साम्राज्य के वंश है उसे हम इन 4 तरीके से देखेंगे। दिख रहा होगा, एरो मैंने बना के रखा है। तो एक तो देखेंगे हम पूर्व मौर्य वंश। ठीक है, एक कैसे देखेंगे? पूर्व मौर्य वंश। पूर्व मौर्य वंश में 3 वंशों के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मौर्य वंश, फिर मौर्योत्तर वंश और गुप्त वंश। पूर्व मौर्य वंश मतलब क्या होता है? मौर्य वंश के आने से पहले के जो वंश थे उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है मौर्य वंश, फिर मौर्योत्तर वंश मतलब मौर्य वंश के बाद के जो वंश है उसमें भी हम 3 वंशों को देखेंगे। ठीक है, मौर्य वंश के पहले 3 वंश, मौर्य वंश के बाद 3 वंश, और लास्ट में गुप्त वंश। ठीक है, ये सारे वंश है, उसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक ये है, हसीन मसूक सा। ठीक है, हसीन मसूक सा, एकदम इजी है। हसीन मासूक सा
या मसूक शाह, आप जो भी बोले, है ना, हसीन मसूक शाह। तो इसमें आपके जो ये हसीन है ना, वो पूर्व मौर्य वंश यानी मौर्य वंश के पहले के जो 3 वंश है उसे आप याद रख सकते हैं। कैसे? ह से देखिए हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश और न से नंद वंश। हसीन हो गया ना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। उसके बाद म से आता है मौर्य वंश, वैसी सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। ठीक है ना। हसीन मसूक शाह, इसमें हसीन क्या है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये क्रम है भाई, इसको याद रखना है आपको। इसके बाद आता है मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश और लास्ट में जो बच गया वो गुप्त वंश। तो गुप्त वंश को अलग से ट्रिक बना कर याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे, है ना, मतलब पूर्व मौर्य वंश में क्या थे आपका? हसीन, हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश। ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश। मौर्योत्तर वंश में अगर हम देखें तो शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। ये जो तीनों वंश हैं, ये तीनों वंश ब्राह्मण वंश कहलाते हैं। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, फिर भी आपको याद रखना भी क्रम है, याद रखना ही पड़ेगा। और जो जो चीज़ होंगी वो मैं लेक्चर में आपको बता ही दूँगी, है ना। तो जो ब्राह्मण वंश है कौन कौन से हैं? शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। इनकी स्थापना जो है ब्राह्मण ने की थी, इसलिए हम इन्हें ब्राह्मण वंश कहते हैं। और इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये पूर्व मौर्य वंश के जो क्रम है, हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, इनके बारे में होगा। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में। तो जैसे आपने वंशों का क्रम याद किया, वैसे ही आपको अब इन वंशों में जो शासक है उनको भी याद रखना है। ठीक है, वो तो आपको हसीन मसूक शाह से जो वंश है मगध साम्राज्य के, उनका क्रम याद हो गया है ना। अब वैसे ही आपको हर्यक वंश का भी जो शासक है उनका क्रम याद रखना है, शिशुनाग वंश का भी और नंद वंश का भी। तो अब ये इनमें तो 3 और 2 है, तो ये इजीली याद हो जाएगा, है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। पर हर्यक वंश का आप कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए बौना, कैसे याद रख सकते हैं? बौना। बौना मीन्स बी से हो गया बिंबिसार, ए से अजातशत्रु, यू से उदयन और ना से नागदशक। ठीक है, बी से बिंबिसार, ए से अजातशत्रु, उ से उदयन और ना से नागदशक। ये है हर्यक वंश के शासक। आगे तो इसके बारे में डील करूँगी तो आपको और याद हो जाएगा। आप ऐसे भी क्रम याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, बार बार लिख कर देखिए तो याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को तो याद रखना ही है ना। अब शिशुनाग वंश में देखिए तो शिशुनाग वंश का पहला शासक ही शिशुनाग है, फिर कालाशोक, फिर नंदीवर्धन। ठीक है, शिशुनाग, फिर कालाशोक, फिर नंदीवर्धन। ठीक है ना। अब देखिए नंद वंश। नंद वंश का 2 ही है, एक महापद्मानंद और एक घनानंद। तो आपको इतने शासकों का नाम तो कम से कम याद रखना है, ताकि अगर अरेंज करने के लिए आए तो आप कर सकें, है ना। अब देखते हैं आगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, मुख्य चीज़ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश है। ठीक है, इसका जो शासनकाल है वो कहाँ से कहाँ तक है? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक है। और इसे पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता वंश कहते हैं, याद रखना है। कौन से वंश को पितृहंता वंश कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो मगध साम्राज्य का पहला वंश है वही पितृहंता वंश है। ठीक है, हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है पितृहंता वंश है। क्यों है? तो देखिए मैंने जैसे बताया कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। तो बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी हासिल की थी। वैसे ही उदयन ने क्या किया? उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके क्या किया? गद्दी हासिल किया। वैसे ही नागदशक ने भी हत्या करके क्या किया? अपनी गद्दी को हासिल किया। तो इस जो वंश के जो लोग हैं, शासन है, वो क्या करते हैं? इस वंश के जो शासक है वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी को हासिल करते हैं, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है वो? तो बिंबिसार, पहली बात तो बिंबिसार से आपको ये याद रखना है कि जो बिंबिसार है उसको श्रेणिक भी कहते थे। ठीक है, बिंबिसार को क्या कहते थे? श्रेणिक कहते थे। इसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व के बीच है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का समकालीन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब महाजनपदों का इधर उदय हुआ, उसी समय धार्मिक क्रांतियाँ भी चल रही थी, धार्मिक आंदोलन भी चल रहे थे, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी अस्तित्व में आ चुके थे, है ना। तो जो गौतम बुद्ध है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, दोनों के समकालीन कौन है? बिंबिसार, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे मैं आपको बिंदुसार भी पढ़ाऊंगी मौर्य वंश में, है ना। बिंदुसार भी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिंबिसार है, वो बिंदुसार है। ठीक है, तो बिंदु और बिंबी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहले जो पढ़ रहे हैं वो बिंबिसार है, बिंदुसार बाद में आता है, जब आगे हम मौर्य वंश वगैरह पढ़ेंगे तब आप देखेंगे उसमें, है ना। ठीक है, तो बिंबिसार क्या है? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन है। ठीक है, अब इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। आपको राजधानी याद रखनी, क्योंकि जितने भी शासक मैं भी बताऊंगी वो राजधानी क्या है? ट्रांसफ़र करते रहते, चेंज करते रहते, है ना। तो अभी देखिए बिंबिसार की जो राजधानी है वो कौन है? गिरिब्रज। आप देखिए बिंबी, इसमें ई की मात्रा है, गिरी, गिरी में भी ई की मात्रा है, और यहाँ ब है, यहाँ भी ब है। आप इसे याद रख लीजिए, जैसे भी चाहे आप याद रखिए, आपको याद रखने से मतलब है ना। तो बिंबिसार की जो राजधानी है वो क्या है? गिरिब्रज है, और इसने क्या किया था? साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। ठीक है, जो बिंबिसार था वो बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, इसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। और कैसी नीतियाँ अपनाई? तो 3 नीतियाँ अपनाई, याद रखेंगे आप। बिंबिसार ने 3 नीतियाँ अपनाई, एक तो विवाह की, दूसरा मैत्री की, और तीसरा युद्ध की। ठीक है, कैसी कैसी नीति अपनाई? विवाह की, मैत्री की, युद्ध की। अब कैसे इसने विवाह किया, मैत्री किया, युद्ध किया? तो देखिए, जो 16 महाजनपद थे उसमें जो इसके बराबर शक्तिशाली थे, है ना, मगध के बराबर जो शक्तिशाली थे, उससे इसने विवाह के संबंध स्थापित कर लिए। ठीक है, अब जो इससे ज़्यादा शक्तिशाली थे, जिसको अगर ये हमला करता और शायद जीत ना पाता, ऐसा इसको शंका था, जैसा भी था, है ना, तो इसने अपने से ज़्यादा शक्तिशाली जो शासक थे उनके साथ मित्रता का संबंध स्थापित कर लिया, उनको दोस्त बना लिया, ताकि वो भी इन पर हमला ना करें, है ना। ठीक है, और युद्ध, मतलब जो मगध से कम शक्तिशाली थे, कमज़ोर शासक थे, उन पर इसने क्या किया? युद्ध करके अपना अधिकार जमा लिया, है ना, और उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। इस तरह से मगध का विस्तार किया। 3 नीतियाँ अपनाई, एक विवाह की, एक मैत्री की, और एक युद्ध की। ठीक है, तो विवाह किससे किससे किया? तो देखिए बिंबिसार ने 3 विवाह किए। आपको याद रखना है, कितने विवाह किए? 3। एक तो मद्र देश की जो राजकुमारी है, मद्र देश से पंजाब के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, मद्र देश कहाँ का क्षेत्र है? पंजाब के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ की जो राजकुमारी थी क्षेमा, राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। दूसरा, लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उसकी पुत्री चेलना से विवाह कर लिया। लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उसकी पुत्री चेलना से विवाह किया। और तीसरा था कौशल नरेश प्रसेन्नजीत। ठीक है, कौशल नरेश कौन? प्रसेन्नजीत, उसकी बहन का नाम था महाकौशला। कौशल नरेश प्रसेन्नजीत की बहन का नाम था महाकौशला, इससे भी विवाह कर लिया। ठीक है, अब देखिए कौशल के क्षेत्र में आता था काशी। ठीक है, तो जब कौशल के नरेश जो प्रसेनजीत है उसकी बहन महाकौशला से इसने शादी किया, तो उस समय भी दहेज प्रथा चल रहा था, है ना। तो प्रसेनजीत ने क्या किया? बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी दे दिया। और काशी उस समय बहुत व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, तो काशी किसको दहेज में दे दिया? बिंबिसार को। तो आपको याद रखना है, काशी किसे दहेज में दिया? बिंबिसार को। किसने दिया? कौशल नरेश प्रसेनजीत ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसकी बहन महाकौशला से उसने शादी किया था बिंबिसार ने, और दहेज के रूप में उसको दे दिया। ठीक है, अब देखिए युद्ध। तो युद्ध करके किसे शामिल किया? अभी तो विवाह के बारे में देखा हमने, है ना। अब युद्ध करके इसने जो अंग महाजनपद पढ़ाया था ना मैंने, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा, है ना। तो अंग के जो राजा थे ब्रह्मदत्त, इसको भी पराजित किया और उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। किसने? बिंबिसार ने। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना कि बिंबिसार ने युद्ध करके यानी अंग को पराजित करके अपने क्षेत्र में शामिल किया। ठीक है, वैसे मित्रता वाला संबंध किससे बनाया? तो बिंबिसार ने जो अवंती के शासक है, अवंती कहाँ का क्षेत्र है? मध्य प्रदेश का एरिया था, मैंने बताया था ना। ठीक है, तो अवंती का जो राजा था चंड प्रद्योत। ठीक है, चंड प्रद्योत जो अवंती के राजा थे, और ये बिंबिसार, इनकी दुश्मनी थी पहले से, है ना, इनकी अच्छी से बनती नहीं थी। तो उस समय क्या हुआ? चंड प्रद्योत क्या है, बीमारी से ग्रसित हो जाता है और वो उसका इलाज नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है, तो बिंबिसार क्या करता है? इसके पास एक राजवैद्य होता है, जीवक। आपने पढ़ा होगा आयुर्वेद के जो ज्ञाता है जीवक, है ना।
तो जीवक को क्या करता है, उसके इलाज के लिए अवंती भेजता है। ठीक है, तो जीवक चंड प्रद्योत का इलाज करके उसको ठीक कर देता है। तो जैसे ही जीवक चंड प्रद्योत को ठीक कर देता है तो चंड प्रद्योत क्या करता है, बिंबिसार से मित्रता कर लेता है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि उसने विवाह किया 3 लोगों से, युद्ध किया अंग से, ठीक है, और मित्रता का संबंध स्थापित किया अवंती के शासक चंड प्रद्योत से। ठीक है, अब देखिए बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म का मानने वाला था, और जो गौतम बुद्ध थे वो स्वयं इनके दरबार में आए थे। तो आपको याद रखना है कि जो बिंबिसार है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, गौतम बुद्ध इनके दरबार में आए थे। ठीक है, तो आपको बिंबिसार से क्या क्या याद रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं है, एकदम छोटा सा है, कहानी मैंने बताया इसलिए आपको लंबा लग रहा होगा। देखिए बिंबिसार को श्रेणिक कहते थे, ये हर्यक वंश का संस्थापक था, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन था। इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाई थी, और इसने युद्ध, विवाह और मैत्री 3 नीतियाँ अपनाई, किसके लिए, साम्राज्य के विस्तार के। इसने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया, लिच्छवी के जो राजा चेटक है उनकी पुत्री चिलना से विवाह किया, और कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जो है महाकोसला से विवाह किया। ठीक है, इसके फलस्वरूप उसको क्या मिला था, दहेज में काशी मिला था। ठीक है ना। अब देखिए युद्ध किससे किया था, अंग से किया था, अंग महाजनपद से, जो उसके शासक ब्रह्मदत्त थे उसको हराकर अपने राज्य में मिलाया। वैसी मित्रता किससे किया, अवंती के शासक चंड प्रद्योत से किया। इसके इलाज के लिए अपने वैद्य जीवक को भेजा था, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और गौतम बुद्ध स्वयं इनके दरबार में आए थे। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए बिंबिसार की हत्या कौन करते, तो उसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक भी कहते थे। मैंने बताया ना, बिंबिसार को श्रेणिक कहते थे, वैसे अजातशत्रु को कुणिक कहते थे। ठीक है, इसका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व के बीच था, और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसने क्या किया, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा, इसलिए तो इसे पितृहंता वंश कहते हैं ना। ठीक है, देखिए इसने अपनी राजधानी राजगिरी को बनाया। जैसे बिंबिसार ने अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाया, वैसे ही अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी को बनाया, और इसके बाद जो आएगा वो भी अपनी राजधानी किसी और को बनाएगा। तो आपको राजधानी भी क्रम से याद रखनी है। ठीक है, पहले वाले ने क्या बनाया, गिरिब्रज को बनाया, फिर अजातशत्रु ने राजगिरी को बनाया। इसके मंत्री थे वत्सकार, तो आपको ये मंत्री का नाम भी याद रखना है। इसके मंत्री कौन थे, वत्सकार थे, और इसने काशी, वज्जी और वैशाली को जीता। इसने 3 क्षेत्रों को जीता, आपको याद रखना है किसको, काशी, वज्जी और वैशाली। ठीक है, अब देखिए काशी, वज्जी और वैशाली को जीता, तो अभी आप सोच रहे होंगे काशी को तो पहले से ही मतलब दहेज में मिला हुआ था ना इनके पिताजी को, तो फिर से जीतने की नौबत क्यों आई। तो जैसे ही इसने अपने पिता अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, तो प्रसेनजीत ने क्या किया, काशी जो दहेज में दिया था उसे वापस ले लिया। लेकिन अजातशत्रु काशी को खोना नहीं चाहता था, है ना, इसलिए उसने अपने जो ननिहाल है मतलब उसमें आक्रमण कर दिया। ठीक है, और काशी को वापस जीत लिया। ठीक है, वैसे ही वज्जी को जीता और वैशाली को जीता, तो आपको याद रखना है। अब देखिए अजातशत्रु ने नए हथियारों का यूज़ किया था, आपको याद रखना है। नए हथियारों का यूज़ इस समय किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था, और ये हथियार क्या थे, रथ, मूसल और महाशिला कंटक। अगर आपसे एग्जाम हॉल में पूछे कि रथ, मूसल और महाशिला कंटक का उपयोग किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये रथ, मूसल और महाशिला कंटक क्या होता है, तो अगर आप बाहुबली मूवी नहीं देखे हैं तो आप वहाँ बाहुबली मूवी देख लीजिए। वहाँ जो भल्लाल देव है जो रथ में ऐसे हथियार लगा के जाता है ताकि भंडारियों का आक्रमण को वो विफल कर सके, तो वही जो है वो रथ मूसल है। और महाशिला कंटक क्या होता है, महाशिला कंटक मतलब पत्थर को एकदम तोप की तरह बाहुबली मूवी में देखना फेंका जाता है, तो वही महाशिला कंटक है। लगभग जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अजातशत्रु ने नए हथियारों का यूज़ किया, एक तो रथ मूसल और दूसरा महाशिला कंटक। ठीक है, अब देखिए आरंभ में जो अजातशत्रु था वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो आपको याद रखना है अजातशत्रु क्या था, पहले तो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके शासनकाल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, और मैंने आपको बौद्ध धर्म के लेक्चर में बताया होगा कि जो प्रथम बौद्ध संगति है उसके जो आयोजन था, ठीक है, वो कहाँ हुआ था, राजगृह में ही हुआ था। किसने करवाया था, अजातशत्रु। शासक कौन था, अजातशत्रु। मैंने याद करवाया था ना, अक रावे पाकू, है ना,
आपने अगर लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो आपको अजातशत्रु से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा, इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया, इसके मंत्री वत्सकार थे, इसने काशी, वज्जी और वैशाली को जीता, नए हथियारों का यूज़ किया, कौन कौन से, रथ, मुसल और महाशिला कंटक। आरंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में क्या किया, बौद्ध धर्म को मानने लगा, ठीक है। और इसी के शासनकाल में बुद्ध को निर्वाण भी प्राप्त हुआ और इसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था कब, 483 ईसा पूर्व में। मैंने बताया था ना, 483 ईसा पूर्व, फिर 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, फिर लगभग 250 के आसपास यानी 251 ईसा पूर्व में, और एक चौथा जो था वो फर्स्ट सदी में, है ना। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से चारों संगतियाँ याद हो जाएंगी, है ना, और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी याद हो जाएंगे। तो आपको अजातशत्रु से अभी इतना ही याद रखना है। अब ठीक है, अजातशत्रु की हत्या कौन कर देता है, तो उसका पुत्र उदयन, या कहीं कहीं पे आपको उदयभद्र या उदायन भी देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं उदयन के बारे में या उदायन के बारे में, ठीक है। तो उदायन जो है 460 ईसा पूर्व में 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन करता है, और ये अपने पिता, ठीक है, पिता की हत्या करके गद्दी में बैठता है, और इसने अपनी राजधानी क्या किया, पाटलिपुत्र बनाया। बिंबिसार ने गिरिब्रज, ठीक है, अजातशत्रु ने राजगृह, वैसे उदयन ने पाटलिपुत्र। अब देखिए, जो उदयन है उसने गंगा और सोन नदी के जो संगम है वहाँ पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की। उदयन कौन से वंश का था, तो हर्यक वंश का था, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखनी है। हर्यक वंश के जो राजा थे उदयन, उन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर की, और ये जो पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना जो है वही क्षेत्र है, ठीक है। तो जब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हो गई तो इसने अपनी राजधानी राजगृह से ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र बना दिया, ठीक है। ये जैन धर्म को मानता था। तो उदयन से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। और नागदशक के बारे में सिर्फ ये याद रखना है कि ये नागदशक जो है इस वंश का, हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इनके बीच में भी और कुछ कुछ शासक थे, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो नागदशक है वो इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और इसकी हत्या किसने की, तो देखिए नागदशक का जो अमात्य था, सेनापति था, कौन, शिशुनाग। शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और अपने नाम पर ही शिशुनाग वंश की नींव डाली, ठीक है। नागदशक की हत्या किसने की, शिशुनाग ने की। अब देखते हैं शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का जो कालक्रम है वो 412 से 344 ईसा पूर्व के बीच है, ठीक है। अब कम से कम लगभग कालक्रम याद रखिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में अगर पूछ भी देता है, वैसे एग्ज़ाम में ऐसा पूछता तो नहीं है, जो मेन फैक्ट है वही पूछता है, लेकिन अगर पूछ दिया तो आपको याद तो रहना चाहिए कम से कम, है ना। तो 412 से 344 ईसा पूर्व के आसपास का है, और इसके संस्थापक कौन है, शिशुनाग है। और शिशुनाग के बारे में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक है। इसके बारे में बस ये याद रखना है कि इसे वैशाली क्षेत्र बहुत पसंद था। देखिए, मैंने अभी तक जितने शासक बताए सभी ने कोई ना कोई राजधानी चेंज कर दिया। उदयन ने पाटलिपुत्र को बनाया, है ना। तो इसने क्या किया, पाटलिपुत्र से वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। किसने, शिशुनाग ने। तो शिशुनाग की जो राजधानी थी वो क्या थी, वैशाली थी। इसने अवंती और वत्स को जीता। इसने किसको जीता, अवंती और वत्स को जीता और अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। देखिए, बिंबिसार ने अवंती के राजा थे उसको क्या किया था, मित्र बनाया था, है ना। लेकिन अब इसने क्या किया, अवंती को जीत लिया और वत्स को भी जीत लिया। किसने, शिशुनाग ने, ठीक है। अब देखते हैं कालाशोक के बारे में। तो जो कालाशोक है वो शिशुनाग के बाद आता है ना। तो इसने क्या किया था, इसको पाटलिपुत्र पसंद था, है ना। इसके पिता जो थे शिशुनाग, इसको वैशाली पसंद था, तो इसने राजधानी वैशाली बनाई। वैसे ही कालाशोक को पाटलिपुत्र पसंद था, तो इसने वैशाली से फिर से अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र ले गया, ठीक है। कालाशोक ने क्या किया, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। और कालाशोक के समय में ही आपको मैंने पढ़ाया था द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, है ना। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, अभी बताया ना मैंने, एक 483 ईसा पूर्व, फिर 383 ईसा पूर्व। तो 383 ईसा पूर्व में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, वैशाली में हुआ था। और किसके संरक्षण में हुआ था, तो कालाशोक के संरक्षण में हुआ था, ठीक है। तो आपको कालाशोक से ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब नंदीवर्धन के बारे में बोलूँ तो नंदीवर्धन जो है वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नंद वंश के बारे में। तो ये आज के हमारे लेक्चर का लास्ट वंश है।
ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। एक महापद्मनंद के बारे में देखेंगे और घनानंद के बारे में। ठीक है, तो नंद वंश का जो काल है वो क्या है, 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक है, अब देखिए इसका जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद था। और महापद्मनंद जो है 4वीं सदी ईसा पूर्व का मगध का सर्वश्रेष्ठ शासक था। ऐसा कहा जाता है कि 4वीं सदी ईसा पूर्व में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ शासक था तो महापद्मनंद था। क्यों? क्योंकि इसने उस समय 4वीं सदी में सर्वप्रथम कलिंग को जीता था। 4वीं सदी ईसा पूर्व की बात कर रही हूँ ना, तो उस समय कलिंग जो है उड़ीसा का क्षेत्र है। ठीक है, तो कलिंग को जीता और वहाँ पर एक नहर खुदवाया। ठीक है, कलिंग क्षेत्र को जीता, वहाँ पे नहर भी खुदवाया। और इसका उल्लेख हमें पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो खारवेल का हाथी गुम्फा लेख है उसमें मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा लेख से, आपको याद रखना है। ठीक है, क्या उल्लेख मिलता है हमको कि महापद्मनंद ने सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त की और वहाँ पे नहर खुदवाई। ठीक है, अब देखिए इसने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की तो वहाँ से जिनसेन की जैन प्रतिमा को उठाकर ले आया था। जिनसेन की जो जैन प्रतिमा है उसको उठाकर ले आया था। इससे क्या पता चलता है कि जो महापद्मनंद है वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और पुराणों में इसे एक राट और एक छत्र भी कहते हैं, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक राट और एक छत्र किसे कहते हैं? तो महापद्मनंद को कहते हैं। एक राट और एक छत्र किसे कहते हैं? महापद्मनंद को। ठीक है, और इसके शासनकाल में प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि और काव्यायन इसके काल में थे। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, जो प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि और काव्यायन थे वो महापद्मनंद के ही काल में थे। ठीक है, बस। और उसके बाद घनानंद, ये इस वंश का अंतिम शासक था। क्यों था? देखिए, जो घनानंद है वो बहुत क्रूर टाइप का था, है ना, घमंडी था, क्रोधी था। ये जनता पर बहुत ज़्यादा कर आरोपित करता था। जनता भी इससे खुश नहीं थी, असंतुष्ट थी। ठीक है, आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये तो ठीक है जनता से बहुत ज़्यादा कर लेता था, वहाँ तक ठीक है, जनता असंतुष्ट थी। ठीक है, तो मैंने इसका बताया ना आपको, नंद वंश का शासन जो है 344 से 322 ईसा पूर्व तक था। तो घनानंद के शासनकाल में ही 325 ईसा पूर्व में 325 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत पर 325 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ। लेकिन वो क्या किया? व्यास नदी के तट तक ही आया और उसके बाद वहाँ से वापस लौट गया। ठीक है, घनानंद के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि घनानंद के दरबार में तक्षशिला का जो आचार्य है, कौन? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का दूसरा नाम है ना। तो विष्णुगुप्त या चाणक्य वो आए थे और घनानंद ने इनका बहुत अपमान किया था। ठीक है, तो राजा से अपमानित होकर क्या हुए? चाणक्य वहाँ से चले गए, उनके दरबार से चले गए। और बाद में, मतलब इसकी स्टोरी मैं आपको मौर्य वंश में पढ़ाऊंगी। ठीक है, वहाँ से चले गए और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को गद्दी से हटा दिया और नवीन राजवंश की स्थापना की। और वो वंश कौन था? मौर्य वंश था। ठीक है, तो आपको अभी इतनी चीज़ें समझनी है। आई होप आपको इतनी चीज़ें याद हो गई होंगी। अभी हमें सिर्फ ये तीनों वंशों को ही देखना है, एक हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और जो मैं इन शासकों के बारे में मुख्यतः बताई हूँ यही एग्जाम में पूछे जाते, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा मौर्य वंश के ऊपर होने वाला है और जो सिकंदर या और जो यूनानी आक्रमण थे उसके बारे में भी एक छोटा सा लेक्चर मैं अलग से कल डाल दूँगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इससे आगे हम जो यूनानी आक्रमण हुए थे उसके बारे में कल देखेंगे और साथ में मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, मौर्य वंश, उसके बाद मौर्योत्तर जो वंश थे, मतलब जो मैंने ब्राह्मण वंश बताया उसके बारे में देखेंगे, फिर गुप्त वंश। इस तरह से हमारा जो हिस्ट्री का क्लास है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सके। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।